नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की नदियां चल रही थी और राजस्थान की नदियों में हम आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ रहे थे। ठीक है। और आंतरिक प्रवाह की नदियों में हमने घग्गर नदी पढ़ी थी, कांतली पढ़ी थी, कानकी नदी पढ़ी थी, रूपनगढ़ नदी पढ़ी थी। ठीक है। उसके आगे वाली नदियों की हम बात करें, यानी आंतरिक प्रवाह में देखिए आप, आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आंतरिक प्रवाह की नदियों में हम आगे वाली नदी प्रारंभ करते हैं, उनके बाद में देखिए आप, आगे वाली नदी आप ले लीजिए रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को, ठीक है, रूपारेल नदी को किस नाम से जानते हैं? देखिए आप, इसे रूप नारायणी, ठीक है, वराह और लसवारी, लसवारी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये इसके उपनाम है, ये ध्यान रखेंगे आप। रूपनारायणी, वराह नदी और लसवारी नदी इसको नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और रूपारेल नदी में अगर मैं और बात करूं तो देखिए आप, ये देखिए ये कहाँ से निकलती है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। ये कहाँ निकलती है? थानागाजी अलवर से निकलती है और भरतपुर में जाती है। देखिए आप, ये थानागाजी अलवर से निकलती है, थानागाजी अलवर से निकलती है। ठीक है। उदयनाथ की पहाड़ियों से देखिए आप, उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से निकलती है। ठीक है, अलवर से निकलती है और अलवर के बाद में कहाँ जाती है? भरतपुर में जाती है। और भरतपुर में मोती झील में, भरतपुर में मोती झील में गिर जाती है। मोती झील कहाँ पड़ती है? भरतपुर। मोती झील भरतपुर में गिर जाती है। ठीक है। और देखिए, जब भरतपुर में देखिए इस नदी पर नोह सभ्यता स्थित है। नोह सभ्यता, ठीक है, सीकरी बांध, सीकरी बांध, नोह सभ्यता, सीकरी बांध, डीग महल, डीग महल, ठीक है, ये सब कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। तो ये सब कौन सी नदी पर स्थित है? इस नदी पर स्थित है, भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में स्थित है और इसी नदी पर स्थित है। अब देखिए आप, एक बात ध्यान रखेंगे, नोह सभ्यता, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है? ये अलवर से निकलने के बाद में भरतपुर में मोती झील में गिर जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है और मोती झील में गिरती है। वो तो कहाँ स्थित है? मोती झील भरतपुर में। और मोती झील को एक बात ध्यान रखेंगे, मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भरतपुर, मोती झील को। ठीक है। राजसमंद जिले की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? नंदसमंद झील को कहते हैं। ठीक है। और बीकानेर की अगर मैं बात करूँ, बीकानेर जिले की जीवन रेखा की, तो किसको कहते हैं? कंवरसेन लिफ्ट नहर को कहते हैं। ठीक है। और मरुस्थल की जीवन रेखा की अगर मैं बात करूँ तो इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये नोह सभ्यता भरतपुर में स्थित है, सीकरी बांध भरतपुर में स्थित है, डीग महल, जल महल, ठीक है, जल महलों की नगरी कहते हैं इसको। किस क्या कहते हैं? जल महलों की, महलों की क्या कहते हैं? नगरी, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर कहते हैं। ठीक है। और सीकरी बांध की मैं थोड़ी सी और बात करूँ, सीकरी बांध से केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को, पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, उसको क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। किस बांध से? सीकरी बांध से। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, सीकरी बांध से। सभ्यता आप ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर इस नदी में बाढ़ आती है, बाढ़ आती है
तो भरतपुर जिला क्या होता है, डूब जाता है। भरतपुर क्या हो जाता है, डूब जाता है। भरतपुर जिला डूब जाता है किसमें, इस नदी में बाढ़ आने पर भरतपुर जिला डूब जाता है। मोती झील का निर्माण किसने करवाया था, थोड़ा ये भी आप ध्यान रखेंगे, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। जाटों का अप्लातुल के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखिए, कहाँ से निकलती है और कहाँ गिर रही है, और कितने जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र और इसका उपनाम क्या, उपनाम इसके कितने, 3 ध्यान रखेंगे, उपनाम इसका ये 3 ध्यान है, उपनाम, ठीक है। प्रवाह की मैं बात करूँ तो प्रवाह आप बताएंगे सर अलवर से तो निकलती है, और अलवर के बाद में कहाँ जाती है, भरतपुर में जाती है। यही आपकी क्या है, रूपारेल नदी है, ठीक है। देखिए रूपारेल नदी अलग है और रूपनगढ़ नदी अलग है, ठीक है। तो रूपनगढ़ के बारे में ध्यान रखिए, रूपनगढ़ नदी तो सांबर झील में गिरने वाली नदी है, जबकि ये रूपारेल नदी है, ठीक है। रूपारेल के बारे में इतने क्वेश्चन आएंगे। ये सभ्यता के बारे में, सभ्यता हर की ध्यान रखनी है, कहाँ बहती है ये ध्यान रखना, उद्गम जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। थानागाजी अलवर से मोती झील, ठीक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से पास से गुजरती है नदी, और यहीं पर एक बांध है, उसका नाम है सीकरी बांध, और जिससे केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य को क्या होती है, जल आपूर्ति होती है, ठीक है। तो आगे मैं बात करूं, आगे देखिए और बात करें, ये देखिए आप और बात करें तो आप देखिए ये है सांबर झील, ठीक है। आगे वाली नदियों की और बात करें आंतरिक प्रवाह में, तो आप थोड़ा सा देखिए, ये सांबर झील है, सांबर झील, ठीक। और इसी सांबर झील के पास में, इसी सांबर झील के पास में यहाँ पर है शेखावाटी की पहाड़ियाँ, शेखावाटी पहाड़ियाँ। और ये सांबर झील कितने जिलों से सीमा लगाती है, तो आप बताएंगे सर जयपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर, ठीक है। दक्षिण भाग में जयपुर है, और सॉरी दक्षिण भाग में अजमेर है, सांबर झील के दक्षिण भाग में अजमेर है, सांबर झील के उत्तरी पश्चिम भाग में नागौर है, और सांबर झील के उत्तर और पूर्वी भाग में ये पूरा क्या है, जयपुर है। बात समझ पा रहे। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए एक नदी इसमें आती है, एक नदी मैंने बताया था आपको, इसमें एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, जो दक्षिण भाग से गिरती है। सांबर झील में दक्षिण भाग से गिरने वाली नदी का नाम क्या है, रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ नदी है। रूपनगढ़ नदी कहाँ से गिरती है, दक्षिणी भाग से। सांबर झील में दक्षिण भाग से गिरने वाली नदी का नाम क्या है, रूपनगढ़ है। रूपनगढ़ नदी हमने पढ़ लिया, ठीक है। रूपनगढ़ नदी में एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, तो आप उस नदी का नाम क्या है, खारी नदी है। उस नदी का नाम क्या है, खारी नदी है, ठीक है। ये पानी भी कहाँ जाता है, सांबर झील में जाता है। अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, सांबर झील में उत्तरी भाग से गिरने वाली नदी कौन सी है, सांबर झील में उत्तरी भाग से गिरने वाली नदी कौन सी है, मेंथा नदी है, मेंथा नदी है। तो जयपुर से निकलती है, जयपुर से मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और मेंथा नदी है, ठीक है। और सांबर झील में उत्तरी भाग से गिरती है, सांबर झील में उत्तरी भाग से गिरने वाली नदी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे वो कौन सी नदी है, मेंथा नदी है, ठीक है। इस मेंथा नदी के किनारे नागौर में लुणवा जैन तीर्थ स्थित है, ठीक है। और इस नागौर में लुणवा नमक मंडी, ठीक है। लुणवा में नमक मंडी स्थित है, और लुणवा जैन तीर्थ स्थित है नागौर में, कौन सी नदी पर, मेंथा नदी पर। और मेंथा नदी मनोहरपुरा की गांव की पहाड़ी से निकलती है और सांबर झील में उत्तरी भाग से गिरती है, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, सिक्कर से एक नदी आती है और ये इसमें मिल जाती है, देखिए फिर ये मिलने के बाद में पानी जल इसमें आता है, किसमें, सांबर झील में आता है, ठीक है, सांबर झील में आता है। तो इस नदी का नाम क्या, खंडेल नदी है, खंडेल नदी, ठीक है। खंडेल नदी कहाँ से आती है, तो आप बताएंगे सर सिक्कर से आती है। और खंडेल किस में मिल जाती है, तो आप मेंथा में मिल जाती है, और मेंथा से डायरेक्ट कहाँ गिरती है,
ये सांबर झील में गिरती है। यानी इनडायरेक्ट आप ये भी कह सकते हो कि खंडेल नदी, ये मेंथा की बात ही नहीं करें तो खंडेल नदी इनडायरेक्ट कहाँ गिरती है, सांबर में गिरती है, और डायरेक्ट गिरती है मेंथा के द्वारा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके बाद जयपुर से एक बात और ध्यान रखेंगे, जयपुर से मैं एक बात और ध्यान रखता हूँ। देखिए आप, ये देखिए जपोक, ठीक है, देवयानी, बाड़ी, ठीक है, और नालीसर। नालीसर यानी जयपुर जिले से ये 4 नाले आते हैं, ठीक है। ये कैन नाले हैं, ये नाले कहाँ गिरते हैं, सांबर झील में गिरते हैं। कौन कौन से, जपोक, देवयानी, बाड़ी और नालीसर, ये चारों ही नाले कहाँ गिरते हैं, सांबर झील में गिरते हैं, ठीक है, सांबर झील में गिरते हैं। सांबर झील को देखिए आप, सांबर झील को आप क्या ध्यान रखेंगे, 2004 में, यानी सांबर झील मतलब केवलादेव के बाद में इसे रामसर साइट में, केवलादेव और सांबर झील को दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे सांबर झील को रामसर साइट में, किसमें, रामसर साइट में, रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। लेकिन आर्द्र भूमियों पर पक्षी और पक्षियों को संरक्षण दिया जाए, वो रामसर साइट में शामिल किया गया है। भारत राजस्थान में कितने रामसर साइट है, तो आप बताएंगे सर केवलादेव के बाद में राजस्थान में रामसर साइट कौन सा है, सांबर झील है। और आंतरिक प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, सांबर झील है। आंतरिक प्रवाह का सर्वोत्तम उदाहरण, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो आप बताएंगे सांबर झील है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का सबसे बढ़िया उदाहरण है, यानी अपकेंद्रीय है, इसमें केंद्र की ओर नदियाँ आती है, ठीक है, अपकेंद्रीय है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कैसा प्रतिरूप बनाती है मैं बताते हूँ। तो सांबर झील कैसा प्रतिरूप बनाती है, अपकेंद्रीय नहीं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बनाती है। नदियों का कैसा प्रतिरूप बन रहा है यहाँ पर, तो सांबर झील में गिरने वाली नदियों का प्रतिरूप कैसा बन रहा है, अभिकेंद्रीय बन रहा है। सर कैसा है, अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर आ रही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए सांबर झील की ओर नदियाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब केंद्र की ओर आ रही हैं, तो कैसा प्रतिरूप बन रहा है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बन रहा है, ठीक है। और आंतरिक प्रवाह का राजस्थान में सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा, सांबर झील ही है, ठीक है। इसमें नमक उत्पादन किया जाता है, देखिए आप, सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है राजस्थान में, सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है राजस्थान में, सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। और कैसे, क्यार बनाकर, क्यारियाँ बनाई जाएगी, ठीक, क्यार बनाकर सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। इसमें हालांकि रेस्ता पद्धति के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक क्यार बनाकर किया जाता है, ठीक है। मैं जब राजस्थान की झीलें पढ़ाऊंगा वहाँ डिटेल से बताऊंगा कि क्यार क्या होते हैं, क्यारियाँ बनाकर की जाती हैं। रेस्ता, ठीक है, रेस्ता का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सांबर झील में नाले कौन से गिरते हैं ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन, उत्तरी भाग से गिरने वाली नदी कौन सी है, मेंथा है, और दक्षिण भाग से गिरने वाली नदी कौन सी है, रूपनगढ़ नदी है। बात समझ पा रहे। तो सांबर झील के बारे में इतनी बात ध्यान रखेंगे। खंडेल नदी किस में मिल रही है, मेंथा में, और रूपनगढ़ में कौन सी मिल रही है, खारी नदी मिल रही है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस बात को। और इस सांबर झील के दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, शेखावाटी की पहाड़ियाँ हैं, और शेखावाटी की पहाड़ी किस में आती है, मध्य अरावली में आती है। ध्यान रखेंगे आप, शेखावाटी की पहाड़ी शेखावाटी में नहीं आती है, ठीक है, ये मध्य अरावली में आती है, बात ध्यान रखेंगे आप। तो क्या लिखूं, मध्य अरावली में आती है। शेखावाटी की पहाड़ी कहाँ आती है, मध्य अरावली में आती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सांबर जो झील है, ये सांबर झील ये अरावली में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरावली में स्थित है। अरावली का सबसे नीचा पॉइंट की मैं बात करूँ तो सांबर झील है, ठीक है। अरावली का सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है, तो सांबर झील ही है, ठीक है, ये बात है। तो अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये थी आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आप उद्गम ध्यान रखेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। और अब मैं बात करता हूँ अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। तो देखिए अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की बात करें
अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की मैं बात करूं तो देखिए एक बात कॉन्सेप्ट आप क्या ध्यान रखेंगे, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि अरब सागर में देखिए पहली बात तो आपको ध्यान रखें, अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां क्या करती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है। क्या करती है? ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो राजस्थान से भी जो अरब सागर में जाएंगी नदियां, ये क्या है? अरब सागर है। ये क्या है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण। और ये पूरा किसके भाग है? अरब सागर के भाग है। ये पूरा भाग क्या है? अरब सागर के भाग है। इधर पूरा पानी किसका भाग है? अरब सागर का भाग है। और ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। समझ पा रहे हैं? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अब अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या देखिए आप, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में आप ध्यान रखेंगे साबरमती नदी और माही नदी। ये माही नदी है और ये साबरमती नदी है। ये माही नदी और साबरमती नदी ये अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में पड़ेंगे तो ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और लूनी नदी की मैं बात करूं, लूनी नदी देखिए आप, ये लूनी नदी है। लूनी नदी की मैं बात करूं, ठीक है, ये लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। बात समझ पा रहे हैं? लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। और कच्छ की खाड़ी की अगर मैं बात करूं, देखिए आप, ये देखिए कच्छ की खाड़ी की मैं बात करूं तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी अपना जल कहाँ जाती है? कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। अगर कच्छ की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे ये कच्छ के रण में डालती है अपना, कच्छ, कच्छ का रण। अगर कच्छ की खाड़ी ऑप्शन में है तो कच्छ की खाड़ी करनी है। अगर कच्छ की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखेंगे ये कच्छ के रण के पास में विलुप्त हो जाती है और कच्छ की खाड़ी और कच्छ के रण के पास में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पश्चिम बनास नदी होगी, साबरमती, माही और लूनी होगी। ठीक है, तो ये दो नदियाँ कहाँ गिरी? खंबात की खाड़ी में। और वो कहाँ गिरी? कच्छ के रण में गिर रही है। कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा वायुमंडल रिजर्व है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्या है? वायुमंडल रिजर्व है, बड़ा जीवमंडल रिजर्व है, जीवमंडल रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व कौन सा? कच्छ का रण है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और नदी अरब सागर की बोली। अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट कहूँ, देखिए अरब सागर की ओर जाने वाली नदी क्या है? अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की खासियत क्या है? देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या खासियत है। पहली बात तो इनकी ये है कि ये तीव्र गति से बहती है, तीव्र गति से बहती है। इनका ढाल क्या होता है? तीव्र होता है। इनका ढाल क्या होता है? तीव्र होता है। तो मान लो ढाल, अब बताएंगे सर इनका ढाल होता है तीव्र है। और राजस्थान में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे माही है। इसका ढाल क्या है? तीव्र है। तीव्र ढाल वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे माही नदी, तीव्र ढाल वाली। राजस्थान में कौन सी नदी सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली नदी है? तो आप बताएंगे सर माही नदी है। वैसे अरब सागर की ओर गिरने वाली सभी नदियों की बात करें तो उनका ढाल ढाल क्या होता है? तीव्र होता है। और ये कम दूरी तय करती है। क्या करती है? कम दूरी तय करती है। दूसरी की विशेषता क्या है? कम दूरी तय करती है, कम दूरी तय करती है, कम दूरी तय करती है। एक ये क्या करती है? ऐश्वर्य का निर्माण करती है। क्या करती है? ऐश्वर्य का निर्माण करती है। ये बात मैंने बता दी, ऐश्वर्य क्या होती है पहली क्लास में यही बताई थी। ऐश्वर्य का निर्माण करती है, तीव्र ढाल वाली नदी है और कम दूरी में बहती है। ठीक है, अरब सागर।
ठीक है। और ये लवणता की ओर बहती है, अधिक वर्षा वाले से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर बहती है, अधिक वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर बहती है, ये भी इनकी खासियत है। ठीक है। जैसे मुख्य रूप से कौन सी नदी है जो अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर बहती है राजस्थान की, तो लूनी नदी है। ठीक है, हाँ लूनी नदी है। और लवणता वाले क्षेत्र में ज़्यादा बहती है। ये देखिए राजस्थान में, देखिए आप भारत में ये जो तट है भारत में, देखिए मैं बात करूँ, ये देखिए अगर मैं इस तट की बात करूं तो इस तट पे सर्वाधिक लवणीय, लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। क्या है? लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है, क्या है? लवणता की मात्रा, लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। कौन क्षेत्र में? इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखिए लवणता कौन सा क्षेत्र है? काठियावाड़। देखिए कौन सा तट है? काठियावाड़ तट है। काठियावाड़ तट है। ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नमक उत्पादन मतलब ये नदियाँ लवणता की ओर बहती है। तभी तो देखिए आप लूनी नदी को आधी खारी आधी मीठी कहते हैं। पहले वो बालोतरा से पहले क्या होती है? मीठी होती है, लेकिन बालोतरा के बाद में लवणता की मात्रा होने के कारण उसको क्या कहते हैं? खारी कहते हैं। आधी खारी आधी मीठी, इसी कारण से यानी ये लवणता की ओर बहती है। देखिए मरुस्थल से, ये मरुस्थल से आती है, लवणता की ओर बहती है। इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में क्या है? लवणता सर्वाधिक है। लवण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा तट है? काठियावाड़ तट है। लवणता के लिए प्रसिद्ध है, नमक उत्पादन होता है। ठीक है, नमक बोर्ड का जो मुख्यालय है राजस्थान में, नमक बोर्ड का सबसे बड़ा बोर्ड की मैं बात करूँ राजस्थान में नमक के उत्पादन के लिए, तो राजस्थान में, राजस्थान की नहीं भारत की बात करूँ मैं, तो गुजरात का भावनगर है ना, भावनगर, वो सबसे बड़ा नमक बोर्ड का है। ठीक है, भावनगर में। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इन खासियत क्या है कि कितनी नदी गिरती है, ठीक है, और क्या खासियत है इनकी, ठीक है, बता दी मैंने। अब हम एक एक नदियों को डिटेल से पढ़ेंगे। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में, ठीक है, अरब सागर की ओर जाने वाली टोटल नदी कितनी है? 4 बताई मैंने। ऐसे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों की हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदी, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लूनी नदी की। किसकी बात करते हैं? लूनी नदी की। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में हम बात करते हैं लूनी नदी की। ठीक, तो लूनी नदी की जब हम बात करेंगे, देखिए आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लूनी नदी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी में आप एक बात ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। देखिए ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। ठीक है, लूनी नदी की मैं बात करूँ तो एक बात ध्यान रखें, लूनी नदी निकलती कहाँ से? तो आप बताएंगे सर अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। ये अरावली है। ठीक, ये अरावली है। तो ये निकलती कहाँ से? अजमेर से निकलती है। तो आप बताइए सर अजमेर से निकलती है, अजमेर के बाद में नागौर में जाती है, और नागौर के बाद में पाली में आती है, फिर जोधपुर में आती है, फिर बाड़मेर में आती है, और फिर जालौर में आती है, और कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। यही बात है। ठीक है, यही तो बात है। यानी ये कहाँ बहती है? यानी उत्तर और पूर्वी, इसकी बहने की दिशा देखिए आप, ये कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये कौन सी है? पूर्वी। और ये कौन सी है? पश्चिम। और ये कौन सी है? दक्षिण। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। यानी अजमेर, एक तो कहाँ से निकलती है? अजमेर से। ठीक, अजमेर के बाद में कहाँ जाती है? नागौर में। नागौर के बाद में वापस कहाँ आती है? पाली में। पाली के बाद में जोधपुर में। ठीक है, क्रम ध्यान रखेंगे। जोधपुर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर, और फिर कहाँ है? जालौर। क्रम ध्यान रखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर पाली, और 4 नंबर जोधपुर, 5 नंबर बाड़मेर, और 6 नंबर जालौर। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है नदियाँ, अरावली से निकलती है। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल से बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये देखिए लूनी नदी की हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए राजस्थान में अरावली में कहाँ से निकलती है? तो अरावली में ये नाग पहाड़ की बात करें तो देखिए ये नाग पहाड़ है, ये नाग पहाड़ है, और ये पुष्कर की पहाड़ी है। ठीक है, नागपाड़ और पुष्कर की पहाड़ियों की मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये है पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ियाँ।
ठीक। और ये है नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर, पुष्कर की पहाड़ियाँ अजमेर। ठीक है, तो सर नाग पहाड़ पुष्कर की पहाड़ी दो कैसे लिख रहे हैं? देखिए मुख्य रूप से कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। एक वित्तिका इसके यहाँ से निकल रही है। ठीक है, एक वित्तिका इसकी यहाँ से चंद्रभागा, और ये है सागरमती, सागरमती, ये है चंद्रभागा। सागरमती और चंद्रभागा दो भागों से अलग अलग वित्तिका से निकल रही है। इसकी मुख्य नदी कौन सी है? सागरमती। ठीक है, और पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती एक वित्तिका, उसका नाम है चंद्रभागा है, और एक नागपाड़ से निकलती है, उसका नाम क्या है? सागरमती। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ में मिलती है। कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ में मिलती है। गोविंदगढ़ अजमेर के बाद में, गोविंदगढ़ अजमेर के बाद में इस नदी का नाम क्या होता है? लूनी। ठीक है, और ये यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ जाती है? नागौर में जाती है। नागौर के बाद में कहाँ आती है? पाली में आती है। पाली के बाद में कहाँ जाती है? जोधपुर में आती है। ठीक है, और जोधपुर के बाद में वापस का नीचे आती है कहाँ? बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद में कहाँ आती है? जालोर में आती है, और जालोर के बाद में कच्छ के रण में गिर जाती है। बात समझ पा रहे? कच्छ के रण में गिर जाती है। ठीक है, कच्छ के रण में गिर जाती है। तो मैं लिख देता हूँ कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ के रण में गिर जाती। बहने का क्रम मैंने बता दिया, पहले आप ध्यान रखेंगे। अजमेर से नागौर है ना, नागौर से पाली, पाली के बाद में जोधपुर। क्रम जरूर ध्यान रखेंगे, और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। ठीक है, तो 6 जिलों का आप क्रम ध्यान रखेंगे, उद्गम से क्रम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अजमेर से जालोर की ओर जाएंगे तो क्या उद्गम से जिलों का क्रम है, लेकिन जालोर से वापस अजमेर की ओर जाएंगे वो मुहाने से जिलों का क्रम है। तो ठीक है, मुहाने से जिलों का क्रम कौन सा है? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस बात को। तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए आप ध्यान से, अब मैं इनकी सहायक नदियों की मैं बात करता हूँ। देखिए क्या सहायक नदियों की बात करते हैं। ठीक है, ये अजमेर से नागौर में जाती है, नागौर से वापस पाली में आती है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, इसमें मिलने वाली सभी नदियाँ पाली में मिलेंगी, लगभग नदियाँ पाली में मिलेंगी, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, ये देखिए आप, ठीक है, एक नदी इसमें आ रही है, ये है लीलड़ी नदी, लीलड़ी। एक आ रही इसमें मीठड़ी, एक इसमें आ रही है बांडी, एक इसमें आ रही है जवाई, एक इसमें आ रही है, जवाई में आ रही है खरी। ठीक है, और जवाई से पहले एक ले लो आप सोकड़ी, जवाई, और एक इसमें आ रही है सागी। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, पहले आ रही है लीलड़ी, ठीक है, फिर आ रही है मीठड़ी, फिर आ रही है बांडी नदी, मीठड़ी नदी, फिर आ रही है बांडी नदी, बांडी नदी। ठीक है, फिर आ रही है सोकड़ी नदी, सोकड़ी नदी, फिर इसमें आ रही है जवाई नदी, जवाई नदी, फिर इसमें मिल रही है सागी नदी, ये मिल रही है। ठीक है, ये सोजत पाली से आती है, सोजत पाली से आती है। ठीक है, ये भी कहाँ से आती है? पाली से आती है। ठीक है, ये हेमावास पाली से आती है, हेमावास पाली से आती है। ठीक है, सोकड़ी कहाँ से आती है? सोजत देसुरी से आती है, सॉरी, सोकड़ी कहाँ से आती है? देसुरी से आती है। देसुरी से आती है, देसुरी पाली से आती है। ठीक है, और ये आती है बाली तहसील,
बाली तहसील गोरिया गांव पाली से आती है। बाली तहसील गोरिया गांव पाली से आती है जवाई नदी है। ठीक है, ये सब नदियां कहाँ मिल रही है? पाली और जोधपुर की सीमा में मिल रही है। ये सब नदियां कहाँ मिलती है? पाली और जोधपुर की सीमा में मिल रही है। ठीक है, पाली प्लस जोधपुर सीमा, पाली और जोधपुर की सीमा में मिल रही है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं सूकड़ी की, ये समदड़ी बाड़मेर में मिलती है। समदड़ी बाड़मेर में मिलती है। मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, समदड़ी बाड़मेर में मिलती है। ए से अजमेर, बी से बाड़मेर। ठीक, और जवाई की बात करूँ तो सिवाना में मिलती है। सिवाना बाड़मेर में मिलती है। और ये गांधल गांव, ये गांधल बाड़मेर में मिलती है। गांधल गांव बाड़मेर में मिलती है। कहाँ से निकल रही, कहाँ मिल रही है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ये आगे। और सिवाना बाड़मेर के यहाँ देखिए एक बात, इस पर ध्यान रखेंगे, तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है कहाँ? बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता इस नदी पर स्थित है। ठीक है, एक मैं यहाँ बता दूँ आपको बात, थोड़ी सी आपको यहाँ बात बता दूँ। इस नदी पर ठीक है, इस नदी पर दो बांध आपको ध्यान रखने हैं। दो बांध आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, एक बांध तो है, ये दो बांध आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बांध है नाकोड़ा बांध। नाकोड़ा बांध, नाकोड़ा बांध कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। जसवंत सागर बांध जोधपुर में, या इसको पिचांग बांध कहते हैं। जसवंत सागर बांध, या इसको आप कहते हैं पिचांग बांध। पिचांग बांध ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर। कितने बांध हो गए? दो बांध। किस नदी पर? लूनी नदी पर। ठीक है, अब मैं लूनी की सहायक नदियों की बात कर रहा हूँ, वो देख लीजिए आप। लूनी की सहायक नदियों पर कौन कौन से बांध है? सूकड़ी नदी पर सूकली बांध स्थित है। सूकड़ी बांध, इस पर कौन सा बांध है? सूकड़ी नदी पर बांकली बांध स्थित है। कौन सा बांध है? बांकली बांध स्थित है। कहाँ स्थित है? जालौर में। इस पर बांकली बांध जालौर में स्थित है। ठीक है, एक एक बात को आप ध्यान से देखेंगे। इस पर कौन सा बांध है तो आप बताएंगे सर हेमावास बांध है। हेमावास बांध कहाँ स्थित है? पाली में। इसमें हेमावास बांध पाली में स्थित है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में जवाई बांध स्थित है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में जवाई बांध स्थित है। कितने बांध हो गए? 5। 3 सहायक नदियों पर, 2 मुख्य नदी पर। 2 बांध मुख्य नदी पर है और 3 बांध किस पर? सहायक नदी पर। कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बांडी की एक सहायक नदी ध्यान रखेंगे। बांडी की सहायक नदी का नाम है गुहिया। बांडी की एक सहायक नदी, उसका नाम है गुहिया नदी। सहायक नदियों की सहायक नदी बना रहा हूँ मैं। बांडी की सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? गुहिया नदी है। मतलब सहायक नदियों की सहायक बना रहे हैं। मुख्य नदी ब्लैक और सहायक नदी रेड, और रेड में मैंने डॉट डॉट किया, वो सहायक की सहायक नदी है। ठीक है, तो अब मैं और बता रहा हूँ, देखिए आप इसमें एक बात, इसकी सहायक नदी बनाऊँ।
इसकी सहायक नदी है, एक तो इसकी सहायक नदी खारी, तो कहाँ से आती है, सिरोही से, सिरोही के शेर गांव से आती है, ठीक है, शेर गांव से आती है, ये शेरगढ़ गांव से आती है, ठीक है, शेरगढ़ गांव से आती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कहाँ से आती है, ये शेरगढ़ से आती है, शेरगढ़ गांव से आती है, सिरोही में शेरगढ़ गांव से आती है खारी नदी, इसकी सहायक नदी है। ये नया कहाँ मिलती है, साइना गांव, साइना गांव झालोर में मिलती है, साइना गांव झालोर में इन दोनों नदियों का संगम होता है, ठीक है। जब जवाई नदी में, सुना ध्यान से आप, जब जवाई नदी में खारी नदी कहाँ मिलती है, साइना गांव झालोर में मिलती है, शेर गांव, ठीक है, शेरगढ़ गांव से सिरोही से निकलती है। जब खारी नदी जवाई नदी में मिल जाती है, उसके बाद में इस नदी का नाम, ठीक है, इस नदी के द्वितीय खारी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, और देखिए मैं आगे कुछ बातें मैं लिखाऊंगा आपको, एक बार आप डायग्राम में जितनी बातें हो सके उतनी देख लो आप, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, देखिए आप, ये देखिए आप, एक इसमें सहायक नदी आती है, उसका नाम है मंथाई नदी, मंथाई नदी, मंथाई नदी किसकी सहायक नदी है, जवाई नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी, ठीक है। मंथाई नदी जवाई नदी की सहायक नदी है। मंथाई नदी के किनारे 1444 खंभों का रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, 1444 खंभों का क्या है, रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है कहाँ, पाली में। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, पाली में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे सर ये मंथाई नदी के किनारे स्थित। और मंथाई नदी किसकी सहायक नदी है, जवाई नदी की सहायक नदी है। बात समझ पा रहे हैं, जवाई नदी की सहायक नदी है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो जवाई की एक सहायक कौन सी, खारी, ठीक है, हाँ इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो खारी नदी और जवाई नदी, तो जवाई मैंने 2 नदी मिला दी है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, बांध कितने बताए, टोटल 5 बांध हैं, समझ पाए। और इसकी नदी की खासियत मैं बताऊं तो आप एक ध्यान रखेंगे, ये अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी है। लूनी नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, सागी नदी है। लूनी नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे प्रथम सहायक नदी कौन सी है। लूनी नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, लीलड़ी नदी है। लूनी नदी की प्रथम सहायक नदी लीलड़ी और अंतिम सहायक नदी सागी नदी है। सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, झालोर में। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ झालोर में पड़ती है, ठीक है। जसवंतपुरा की पहाड़ी झालोर में पड़ती है और यहाँ से सागी नदी का उद्गम होता है। सागी नदी अंतिम सहायक नदी है किसकी, तो आप बताइए सर लूनी नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, सागी नदी है, ठीक है। ये देखिए, और अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये देखिए आप, इसमें एक सहायक नदी और आती है, लूनी नदी में एक सहायक नदी और आती है, ये आती है। लूनी नदी में एक सहायक नदी और आती है, उसका नाम है झोझड़ी। ये झोझड़ी नदी कहाँ से आती है, अब देखिए झोझड़ी नदी ये नागौर से आती है, कहाँ से आती है, नागौर में पांडुलू गांव से आती है, पांडुलू गांव की पहाड़ियों से आती है नागौर में। और अरावली की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी, लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। देखिए इन सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, लेकिन झोझड़ी नदी का उद्गम अरावली से नहीं होता है। और एकमात्र ऐसी नदी, झोझड़ी के बारे में 2 बातें ध्यान रखनी, एकमात्र ऐसी नदी जो उद्गम अरावली से नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, एकमात्र ऐसी नदी जो लूनी की सहायक है जो दाईं ओर से आती है। देखिए
जब लूनी नदी इस साइड में जा रही है तो नीचे से आने वाली सभी नदियाँ क्या है, सब बाई हैं, और ऊपर से आने वाली क्या है, दाई हैं। तो दाई ओर से आने वाली एकमात्र ऐसी नदी है। ठीक है, इस पर वाटर फ्रंट पार्क भी स्थापित किया गया है जोधपुर में। और ये कहाँ मिलती है, मैं इस स्थान को भी बता देता हूँ। इसका नाम है खेजड़ी खुर्द है। खेजड़ी खुर्द, खेजड़ी खुर्द नामक स्थान जोधपुर में, खेजड़ी खुर्द नामक स्थान में जोधपुर में ये लूनी नदी में मिल जाती है। और इस नदी पर वाटर फ्रंट, वाटर फ्रंटियर फ्रंट पर्यटक स्थापित किया गया है। वाटर पार्क इस पर स्थापित किया गया है जो पर्यटकों के लिए आकर्षित का केंद्र है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ किया गया है तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो वाटर पार्क स्थापित किया गया है, ये वाटर जो पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है, वाटर पार्क फ्रंट पर्यटकों के लिए स्थापित किया गया है। ये बोरनाड़ा से सालावास के बीच में किया गया है। बोरनाड़ा, बोरनाड़ा जोधपुर से, ठीक है, सालावास, बोरनाड़ा से सालावास के मध्य, बोरनाड़ा से सालावास के मध्य इस पर एक क्या स्थापित किया गया है, वाटर पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो पिचाक बांध और नाकोड़ा बांध तो लूनी नदी पर है, लेकिन ये जो बांध है ये तीन, ये सहायक नदी पर है। तो एक बार आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए आप डायग्राम को, ये देखिए, ये देखिए आप, गोविंदगढ़ में मिलती है सागरमती नदी और चंद्रभागा नदी, ये दोनों वितरिका मिलती है गोविंदगढ़ में। नदी का नाम क्या होता है, लूनी। यहाँ से इस नदी का नाम क्या होता है, लूनी नदी हो जाता है। ठीक है, सागरमती नदी मिलती है नागपाट से और ये निकलती है पुष्कर से, दोनों मिलती है गोविंदगढ़ में, नाम हो गया लूनी। लूनी में सहायक नदियाँ मिलती हैं, नीचे से ध्यान रखेंगे, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, और फिर जवाई में मिलती है दो, जवाई में मिलती है दो, बांडी में मिलती है गुहिया, और जवाई में मिलती है दो। कौन कौन सी देखिए आप, एक तो मिलती है मंथाई नदी जिस पर रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है, एक मिलती है खारी नदी, शेरगढ़ सिरोही से निकलती है, और साइना गांव में मिलती है। ठीक है, अच्छा, फिर एक अंतिम सहायक नदी मिलती है सागी नदी। ठीक है, ये मिलती है, ऊपर से एक नदी आती है, मात्र एक नदी, उसका नाम क्या है वो बता दिया मैंने, उसका नाम है झोझड़ी नदी। बांध कितने टोटल, 5 है। इस नदी के किनारे स्थित तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है। कौन सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। कितने जिलों में बहती है वो मैंने बता दिया, 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ, एकमात्र ऐसी नदी जो अधिक वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर बहती है, और बहती कैसे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, और कहाँ गिरती है, अंत में कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। आप समझ पा रहे हैं, कच्छ के रण में गिरती है। अब मैं इस नदी की कुछ खासियत बातें और बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। लूनी नदी की बात हम करेंगे, तो अब आप डिटेल इसके फैक्ट बताएंगे। ठीक है, अब इसके लूनी नदी की फैक्ट बताएंगे। लूनी नदी के फैक्टों की बात करेंगे, तो फैक्ट, इसका उद्गम बताइए आप कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर उद्गम नागपहाड़ है। नागपहाड़ी बताएंगे, मुख्य वितरिका नागपहाड़ से निकलती है। नागपहाड़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। ठीक है सर, इसका प्रवाह क्षेत्र बता दीजिए, और प्रवाह भी कैसे, उद्गम से मुहाने की ओर। तो उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर से। अजमेर से डायरेक्ट कहाँ जाती है, नागौर में जाती है। नागौर से डायरेक्ट कहाँ जाती है, तो आप बताएंगे सर नागौर से वापस पाली में आती है, पाली से जोधपुर में जाती है, जोधपुर से कहाँ जाती है, तो आप बताएंगे सर बाड़मेर में आती है, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में कहाँ आती है, जालौर में। तो कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। उपनाम की मैं बात करूँ, देखिए आप, उपनाम की बात करते हैं। उपनाम लूनी नदी को लवणवती नदी भी कहते हैं। कालिदास ने इसके अंतः सलीला कहा है। अंतः सलीला किसने कहा है, कालिदास जी ने। कालिदास जी ने इस नदी को अंतः सलीला भी कहा है। ठीक है, ठीक है। मरुवर्धा इसे वैदिक रूप से, इसको वैदिक रूप में क्या कहा गया है, या वैदिक काल में इसको कहा गया मरुवर्धा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी है। आदि खारी
आदि मीठी, ठीक है। पुष्कर में इसे साकरी के नाम से जानते हैं, जालोर में इसे रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं, जालोर में इसे रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं, पुष्कर में साकरी, आदि खारी, आदि मीठी, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी मरुवर्धा वैदिक रूप से कहा गया अंतःसलिला, कालिदास जी ने कहा। वैसे नदी का नाम क्या, लवणवती है, ठीक है। और इसे मरुस्थल की सबसे मुख्य नदी भी कहा जाता है, मरुस्थल की मुख्य नदी गोडवाड़ प्रदेश की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। ये इसको उपनाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंतःसलिला, लवणवती, अंतःसलिला, मरुवर्धा, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी, आदि खारी, आदि मीठी, ठीक है। और पुष्कर में साकरी, रेल नाड़ा कहते हैं जालोर में, कहाँ कहते हैं, जालोर में। मरुस्थल की क्या कहते हैं इसे, मुख्य नदी, और गोडवाड़ प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं या गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिए इस उपनाम में। प्रवाह मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, उपनाम के बाद में बेसिन की मैं बात करूं, इसका बेसिन को क्या कहते हैं, लूनी नदी के बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवाड़ कहते हैं, गोडवाड़ कहते हैं। और यहाँ बोली कैसे बोली जाती है, गोडवाड़ी, गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। कैसी भाषा बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं किसको, लूनी बेसिन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राचीन बांगर का विस्तार सर्वाधिक है, प्राचीन बांगर का विस्तार सर्वाधिक है, लवणता की मात्रा सर्वाधिक है, लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। इसके बेसिन में लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। प्राचीन बांगर का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है, गोडवाड़ कहते हैं इसके बेसिन को। बात समझ पा रहे हैं, तो ये इसका बेसिन है, ठीक है। इसके बेसिन के बारे में इतनी बात ध्यान रखेंगे। कैसी मिट्टी इसके बेसिन में, तो आप ध्यान रखेंगे सिर्फ बांगर मिट्टी है, कैसे, बांगर मिट्टी है बेसिन में। इसके बाद में आप कुछ बात और ध्यान रखेंगे, बालोतरा की बात ध्यान रखेंगे। बालोतरा, बालोतरा का है बाड़मेर में, तो बालोतरा बाड़मेर के बारे में इतनी ध्यान रखेंगे। इस नदी की चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, मैदानों में प्रवेश भी यहीं करती है। तो आप बताएंगे लूनी नदी मैदानों में प्रवेश, मैदानों में प्रवेश, लूनी नदी मैदानों में प्रवेश करती है। लूनी नदी की चौड़ाई यहाँ पर होती है, चौड़ाई होती है, लूनी नदी की चौड़ाई यहाँ होती है। लूनी नदी खारी कहाँ होती है, यहीं होती है, तो खारी हो जाती है। लूनी नदी खारी कहाँ होती है, बालोतरा के बाड़ में होती है, इसलिए इसको आदि खारी, आदि मीठी कहते हैं। मैदानों में प्रवेश भी लूनी नदी कहाँ करती है, बालोतरा में करती है। चौड़ाई भी लूनी नदी की सर्वाधिक बालोतरा में ही होती है, ठीक है। और लूनी नदी खारी भी कहाँ होती है, बालोतरा में ही होती है। बात समझ पा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब लूनी नदी में बाढ़ आ जाए तो बालोतरा शहर क्या होता है, डूब जाता है। बालोतरा शहर डूब जाता है जब लूनी नदी में बाढ़ आती है। तो बालोतरा शहर के बारे में इतनी बात ध्यान रखेंगे, बालोतरा के बारे में, ठीक है। बाढ़ डूब जाता है, खारी भी यहीं होती है, लूनी नदी चौड़ाई भी यहीं है, मैदानों में प्रवेश भी यहीं करती है, ठीक है। इतनी बात आप बालोतरा में ध्यान रखेंगे। समझ पा रहे हैं आप, बालोतरा के बारे में ध्यान रखेंगे, उपनाम ध्यान रखेंगे, प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखेंगे, उद्गम ध्यान रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ बातें और बता दूं आपको, देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे। देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे मेड़ता है, ये मेड़ता क्षेत्र है, ठीक। मेड़ता क्षेत्र के बाद में ये आती है जैतारण क्षेत्र में, ठीक है। और जैतारण के बाद में आती है बिलाड़ा क्षेत्र में, और बिलाड़ा के बाद में आती है समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर के ये बाद में आती है, ठीक है, नाकोड़ा बाड़मेर में, ठीक है। फिर आती है
बालोतरा बाड़मेर में, तो मैं यहाँ लिख दूँ बालोतरा बाड़मेर में। और बालोतरा बाड़मेर के ये बाद में आती है बूढ़ा मलानी, और बूढ़ा मलानी के बाद में ये देखिए आप, बूढ़ा मलानी के बाद में ये आती है सांचौर झालोर में। जैतारण कहाँ पड़ता है? पाली में। भिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, और ये भी बाड़मेर में। ठीक है, और ये भी बाड़मेर, और ये भी बाड़मेर, और ये झालोर। अब आप ध्यान से देखिए एक बात, ये देखिए आप, अगर आपको क्रम पूछे, जिलों का क्रम पूछे तब तो आप बता देंगे। ये मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर में। ठीक, तो ये कौन स्थानों की बात करें तो आप स्थान भी बोल सकते हैं, जिले नहीं स्थान भी बोल सकते हैं। तो मेड़ता नागौर से जैतारण पाली में आती है, जैतारण पाली से भिलाड़ा जोधपुर में आती है, फिर समदड़ी बाड़, फिर नाकोड़ा, फिर बालोतरा, फिर गुड़ामलानी, फिर सांचौर। इनमें क्रम पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। देखिए आपको ये समदड़ी, नाकोड़ा, बालोतरा और गुड़ामलानी, इनमें से 4 दे दिया, उनका क्रम उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो उत्तर पहले कौन आएगा? समदड़ी, फिर नाकोड़ा, फिर बालोतरा, फिर गुड़ामलानी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जिन क्षेत्रों में बहती है तो क्षेत्रों का क्रम भी पूछ सकते हैं। आपको बात समझ पा रहे हैं? इनको क्षेत्रों का क्रम भी पूछ सकते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए आप, ये अरावली है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ये अरावली है, ये अरावली। ठीक है, ये अरावली। और अरावली के बाद में यहाँ पर क्या है? देखिए आप, अरावली के बाद में ये क्षेत्र तो है, ये अरावली है, ये अरावली है। ठीक है, और अरावली के बाद में ये नाकोड़ा है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत है, ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है, जालोर पर्वत है, और ये रानीवाड़ा उच्च भूमि है, रानीवाड़ा उच्च भूमि है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, रानीवाड़ा उच्च भूमि। देखिए आप थोड़ा सा, अब देखिए आप, ये देखिए आप, ये क्या है? ये अब ध्यान से देखिए आप, ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये अरावली क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कौन कौन से? नाकोड़ा पर्वत, जिसमें क्या है? 56 की पहाड़ियाँ हैं, 56 की पहाड़ियाँ। ये अरावली से जुड़े हुए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे सर ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। कैसी पहाड़ियाँ हैं? गोल गुम्बद जैसी पहाड़ियाँ हैं। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो अरावली से जुड़ा हुआ है। फिर इससे कौन जुड़ा हुआ है? तो आप बताएंगे सर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जिसकी सबसे ऊंची कौन? डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, 869 मीटर है। डोरा पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। इसी जसवंतपुरा की पहाड़ी से एक नदी आई थी, उसका नाम सागी नदी। बात समझ पा रहे हैं? फिर इससे जुड़ा हुआ कौन सा? जालोर पर्वत जुड़ा हुआ है, जालोर पर्वत जुड़ा हुआ। जालोर पर्वत की चोटी की अगर मैं बात करूँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए इसराना भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर और जारोला भाकर, है ना, ये ध्यान रखेंगे। रोजा भाकर, इसराना भाकर और जारोला भाकर, ये क्या है? ये जालोर पर्वत की चोटियाँ हैं, रोजा भाकर, इसराना भाकर और जारोला भाकर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए इस बात को। ये क्या है? रानीवाड़ा उच्च भूमि। ये रानीवाड़ा उच्च भूमि है, जो क्या है? वृक्ष विहीन भूमि है, और रानीवाड़ा उच्च भूमि। ठीक है, कैसी है? रानीवाड़ा उच्च भूमि कहाँ पड़ती है? झालोर में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है? झालोर में। जसवंतपुरा की पहाड़ी भी कहाँ पड़ती है? झालोर में। और झालोर पर्वत भी कहाँ है? झालोर में स्थित है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत ये कहाँ है? बाड़मेर में है। कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर और झालोर में है। ठीक है, और ये क्या है? अरावली। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस नदी के समानांतर
ये जब नदी इन क्षेत्रों में बहती है तो इसके समानांतर ये क्षेत्र है, अरावली, नाकोड़ा पर्वत, जसवंतपुरा, जालौर और रानीवाड़ा उच्च भूमि, एक वृक्षविहीन भूमि है, ठीक है। इसके उत्तरी भाग में ये नदियाँ बहती है, वह नदी कौन सी बह रही है, आप देखिए इसके उत्तरी भाग में कौन सी नदी बह रही है, तो आप बताएंगे सर ये लूनी नदी बह रही है, ठीक है, और ये अरावली का पर्वतीय क्षेत्र है। इन दोनों के बीच इस प्रदेश को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और गोडवाड़ प्रदेश के उत्तरी भाग में ये है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। इसके इस भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को, यानी लूनी नदी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर तली के नाम से जानते हैं। तली, उत्तरी भाग को, लूनी नदी के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तली भाग को, तली को नाम से जानते हैं। तो आप शायद समझ पाए होंगे इस बात को। लूनी नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको नाम गोडवाड़ कहते हैं, और गोडवाड़ के उत्तरी भाग को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। और गोडवाड़ के ऊपर कौन बहती है? लूनी नदी, और लूनी नदी के उत्तरी भाग को कहते हैं तली कहते हैं, ठीक है। और मैं एक बात तो बता दूं, लूनी नदी का प्रतिरूप पंखाकार है। कैसा है? पंखाकार है, ठीक है। लूनी नदी का जो प्रतिरूप हमने पढ़ा है, सहायक नदियों में मिलाई है, उसका प्रतिरूप कैसा है? पंखाकार है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ इन क्षेत्रों को आप ध्यान रखेंगे। इन क्षेत्रों के इस भाग में जो ये क्षेत्र क्रम से, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इसको गोडवाड़ कहते हैं। गोडवाड़ के ऊपर कौन सी भूमि है, तो आप बताएंगे सर ये नागौरी उच्च भूमि है, और ये कौन सी है? उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। और जितना भी हमने प्रतिरूप पढ़ा है लूनी नदी का, वो कैसा है? पंखाकार है। अगर पंखाकार ऑप्शन में नहीं है तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, उसको क्या कहते हैं? वृक्षाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षाकार कहते हैं। अगर पंखाकार ऑप्शन में नहीं है तो क्षेत्र कैसा है? वृक्षाकार है। बात समझ पा रहे हैं? पंखाकार नहीं है तो कैसा है? वृक्षाकार है। समझ पाए? इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लूनी नदी के बारे में, और आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? देखिए आप लूनी नदी के बारे में देखिए, हमने उद्गम तो बात कर ली है, प्रवाह क्षेत्र हमने बात कर लिया है, ठीक है। और कौन कौन से क्षेत्रों में ये बह रही है ये हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे हम लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे, ठीक है। लूनी नदियों की सहायक नदियों में कौन सी सहायक नदी प्रसिद्ध है और कौन सी नदी सहायक नदी प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम अगली क्लास में करेंगे। लूनी नदियों की सहायक डिटेल हम बात करेंगे, 7-8 नदियों की विस्तार से बात करेंगे, और कौन सी प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, शुष्कता के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सहायक नदियों के बाद में हम देखेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली 3 नदियां देखेंगे। कौन कौन सी? पश्चिम बनास, ठीक है, माही थी, और साबरमती नदी थी, ठीक है। तो अगली नदियां इसमें आगे देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।